हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 9 की तैयारी कर रहे थे। अध्याय 9 अवकल समीकरण, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 कवर करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट एक बार आपको जरूर चेक करनी चाहिए। वहां पर आपको पुराना कोर्स मिल जाएगा, साथ ही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो से रिलेटेड एक सीरीज मिल जाएगी, उसको जरूर देखिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इस बात को सीरियसली लीजिए और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उसमें उसको जरूर चेकआउट कीजिए। साथ ही यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को एक बार आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 9.4 का पार्ट 1 देखने वाले हैं। आपको पता है पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। साथ ही यदि आप लाइव क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस का एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें एक्सपी क्लासेस, वहां पर भी आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहां से आप एप्लीकेशन को एक बार जरूर डाउनलोड करें और वहां से आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें साथ ही आपको पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है, ताकि आप अपनी डाउट को क्लियर कर सकें। आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। एक्सरसाइज 9.4 का आपका पार्ट 1 वीडियो लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अभी आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.4 के पार्ट 1 की तरफ। आगे बात करते हैं, ठीक है। और आपको आगे कह रहा है कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ ये आपको कह रहा है, ठीक है। तो प्रथम कोटि पता आपको, प्रथम घात क्या होता है। तो मेथड है आपके पास कि पृथक करणीय चर वाले अवकल समीकरण। अब पृथक करणीय चर वाले का मतलब है कि आप एक्स वाले सिस्टम को एक्स के साथ ले जा सकते हैं और y वाले सिस्टम को y के साथ ले जा सकते हैं, सिंपल। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल्स, ठीक है। सेपरेबल का मतलब था पृथक करने योग्य या वियोज्य भी बोलते हैं इस चीज को हिंदी में। तो दो टॉपिक है अपने पास यहाँ पर, dy/dx बराबर fx सिस्टम बना सकते हैं, और दूसरा कि dy/dx बराबर fy, इसके रूप का सिस्टम बना सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं dy/dx बराबर fx के रूप का अवकल समीकरण, ठीक है। तो जो आपके पास सिस्टम है उसको ले लिया, और जैसे मैंने आपसे कहा कि x वाले सिस्टम को आपको x की तरफ रखना है और y वाले सिस्टम को y की तरफ, तो ये हो जाएगा dy बराबर fx इंटू dx, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे, तो यहां से आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx। अगर हमने fx का समाकलन कैपिटल Fx मान लिया है तो यहां से आपको मिल जाएगा, देखो dy का समाकलन y मिलेगा, क्योंकि dy के साथ हम 1 लेके चल सकते हैं। तो यहां से हो गया y बराबर कैपिटल Fx प्लस c, तो कुछ इस प्रकार से सिस्टम निकल के आएगा, ठीक है। और आपको पता है समाकलन करने पर हम एक अचर पद ले लेते हैं, c ले लिया इस तरीके से। और अगला है आपके पास कि dy/dx बराबर fy के रूप का अवकल समीकरण, ठीक है। इस रूप का अगर अवकल समीकरण है उस केस में dy/dx बराबर fy, और जो जैसा मैंने आपसे कहा कि x के साथ x और y के साथ y, तो यहां से आप कह रहे हैं कि भाई dx बराबर 1/fy dy। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे, तो समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/fy dy। तो यहां से आपने कहा कि समाकलन जो dx है, ठीक है, उसका हो जाएगा x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/fy dy प्लस c। अब 1/fy कोई सिस्टम होगा जिसको आपको देखना होगा, क्योंकि 1/ करके तो बहुत सारा सिस्टम बनता है, बहुत फॉर्मूले हैं 1/ करके, तो उस हिसाब से देखेंगे कौन सा कैसा सिस्टम बन रहा है और इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं और उदाहरण नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 आपको दे रहा है कि अवकल समीकरण dy/dx बराबर x प्लस 1/2 माइनस y वेयर y नॉट इक्वल टू 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अवकल समीकरण ले लेंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करना ये है कि आपके पास अवकल समीकरण होगा, उसको हल करके आपको फंक्शन जो है, फलन जो है वो निकाल के दिखाना है, ठीक है। सो dy/dx बराबर x प्लस 1/2 माइनस y, कैंची गुणा करेंगे तो यहां से कह रहे हैं 2 माइनस y एंड dy, 2 माइनस y एंड dy बराबर x प्लस 1 एंड dx, ठीक है। तो
तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यानी समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 एंड dx। तो 2 का हो जाएगा यहाँ से 2y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस एक हमने अचर पद c1 ले लिया क्योंकि ये बाद में जाके c में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो अपॉन में 2 दिया तो या तो लासा ले लो या एक काम कर सकते हैं हम कि दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो। अब दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4y और माइनस का वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c1। ठीक है, अब इस सिस्टम को यहाँ पर अपन पक्षांतर कर लेते हैं। तो सिस्टम को पक्षांतर करने पर क्या निकल जाएगा, ये 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c1 माइनस का 4y प्लस का वाई स्क्वायर। और यहाँ पर आपने कह दिया कि माना 2c1 जो है चरपद उसको हमने कैपिटल C ले लिया। तो यहाँ से आप फाइनल आंसर कितना कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4y प्लस का c1 नहीं प्लस का c, क्योंकि 2c1 को हम c ले रहे हैं तो प्लस का c बराबर 0। तो इस तरीके से भाई ये फाइनल आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि जो आपका अभीष्ट फंक्शन निकल के आएगा व्यापक हल वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हो गया भाई। उदाहरण नंबर 11 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास ये समीकरण हो गया है ना। और यहाँ पर आपको पता है कैसे गुणा करेंगे, तो जो y वाला सिस्टम है वो y के लिए यहाँ नीचे आ जाएगा और dx को आप ऊपर ले जाइए तो ये यहाँ से सिस्टम निकल के आएगा कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर आप कर सकते हैं dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हम कह रहे हैं कि समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब दोनों पक्षों का आपने समाकलन कर दिया और ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, तो tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला बन रहा है बिल्कुल एकदम बाय हार्ट, एकदम जुबान पे आपकी चढ़े होनी चाहिए फॉर्मूले। इस बात को ध्यान रखिए, इतनी प्रैक्टिस करवा चुका हूं, इतने बार बता चुका हूं और हर एक ऐसा नहीं करता हूं कि देखो मैंने वो सवाल बताया, मैंने फॉर्मूला बताया था, नहीं, जहां जरूरत होती है उस स्थान पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं। और ये बात आपको पता है कि मैं बार बार हर बार और लिखता हूं फॉर्मूला और लिखता रहूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये जो है वो tan इनवर्स का फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है बिल्कुल। अब इसका इस्तेमाल करेंगे तो y वाला जो सिस्टम होगा वो बन जाएगा tan इनवर्स y, और जो x वाला सिस्टम होगा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। और हम कह देंगे भाई यही तो आंसर है। ठीक है, यही तो आंसर है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, सरल चीज़ थी, एकदम सिंपल चीज़ थी। लेकिन सिंपल उनके लिए होगा जिन्होंने लगाया होगा, जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने मेहनत की होगी, उनके लिए ये सिंपल होगा, नहीं तो फिर तो सबके लिए कठिन है ही है। समझ गए बात। नंबर 11 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर माइनस 4xy स्क्वायर का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 जब x बराबर 0 है। देखो ये जो वैल्यू दी होती है ना y और x की, ये वैल्यू की मदद से, इन वैल्यू की मदद से आप अचर पद की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चूंकि कह रहा है विशिष्ट हल, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप वो जो अचर पद है ना उसकी वैल्यू रखेंगे, और विशिष्ट हल में यही होता है कि जो अचर पद है उसकी आप वैल्यू रखेंगे। अब वो वैल्यू आएगी कहाँ से, y बराबर 1 और x बराबर 0 रख के आएगी। ठीक है, देखो करना कैसे। सबसे पहली बात तो आपको जो अवकल समीकरण दिया है वो लेंगे और आपको सेपरेट करना है, y वाला सिस्टम एक तरफ, x वाला सिस्टम एक तरफ, ये मैंने आपको बताया। सो वाई स्क्वायर देख रहे हो, वाई स्क्वायर को यहाँ ले आओगे, चूंकि इनटू में है तो वो अपॉन में जाएगा, और dx को आप ले जाइए इस तरह। सो यहाँ से आप कह रहे हैं कि dy अपॉन वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4x एंड dx। अच्छा, अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यानी इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर माइनस 2 dy बराबर माइनस 4 बाहर निकाल लो x dx, यही बनेगा बिल्कुल। y की पावर माइनस 2 का समाकलन होगा y की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बराबर माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो रहा है, माइनस का 1 अपॉन y कह रहे हैं बराबर 2 से काटा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं कि जब x बराबर 0 और
y बराबर 1, ये कह रहा है ना, तो यहाँ वैल्यू रख दो। तो y की वैल्यू 1 रखनी है, तो माइनस का 1/1 बराबर -2 एंड 0 स्क्वायर प्लस सी। सो ये हो रहा -1 बराबर 0 प्लस सी। तो यहाँ से आपने कहा भाई c की वैल्यू आ गई -1। अब c की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, और चाहो तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब कह रहे हैं आप समीकरण 1 से, ठीक है। तो भाई समीकरण 1 से, अब समीकरण जो 1 था वो था माइनस का 1/y बराबर माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c, है ना, यही था बिल्कुल। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, और c की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस का 1 रखना है। तो माइनस का 1/y बराबर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 1, एंड माइनस का पूरे में गुणा कर दो, तो 1/y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, y की वैल्यू अगर आपने निकाली तो फाइनल आंसर आप कह सकते हैं y, चूंकि 1/y था तो y हो गया, और 1/y पलटा तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर कितना सिस्टम निकल आएगा कि 1/2x स्क्वायर प्लस 1, चीज पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ इस तरीके से करना था, कुल मिलाकर ही आ जाएगा। समझ गए बात? तो उस चीज को समझना है, सवाल क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, किस तरीके से लगना है, और मौज काट देनी, बस इस बात को समझ लो। आगे बात करते हैं, ठीक है। और कह रहा भाई उदाहरण नंबर 12 में कि बिंदु 1 1। अब देखो बिंदु 1 1 का मतलब होगा ये x और y की वैल्यू है, इसकी मदद से आप अचर पद की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण आपको दे रखा है x dy बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx वेयर x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। कुछ ये कह रहा है। अब सिंपली आपको पता है x वाला सिस्टम अलग और y वाला सिस्टम अलग, यानी ये जो x देख रहे हैं ना, इसका आप पक्षांतर कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, ये दिया है x dy बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, dy बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x एंड dx, x का भाग दे लीजिए। सो dy स्क्वायर बराबर ये आप कह रहे हैं कि 2x प्लस 1 अपॉन x एंड dx, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x एंड dx, और समाकलन ये dy, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, y बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x का होता है भाई log x, और एक अचर पद c, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बिंदु दे रखा है 1 और 1, तो जब x बराबर 1 और y बराबर 1 है तो यहाँ से हम अचर पद की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 1 बराबर, तो यहाँ पे पहली बात तो ये 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं सिंपली, और यहाँ कह रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस log 1 प्लस c, तो log 1 का मान कितना, 0, तो 1 बराबर 1 प्लस 0 प्लस c, तो यहाँ से आपने कह दिया कि c का मान तो निकल आया भाई 0, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, c का मान निकल आया 0। समीकरण नंबर 1 ले लिया, और कह रहे हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या निकल के आएगा भाई, समीकरण 1 ये है y बराबर x स्क्वायर प्लस log x प्लस c, और c का मान 0, तो y बराबर x स्क्वायर प्लस log x प्लस 0, तो फाइनल आंसर हो गया y बराबर x स्क्वायर प्लस log x, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा आंसर। बढ़िया सवाल था। आगे बात करते हैं, और आपको उदाहरण नंबर 13 की बात करें। सो कह रहा कि बिंदु -2 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x अपॉन y स्क्वायर है। कुछ ये कह रहा है, समझना बात को। तो भाई सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइए कि ये स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में बताइए, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 स्पर्श रेखा और अभिलंब में मैंने आपको बता रखा है कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है भाई, dy अपॉन dx। तो ये जो सिस्टम है वो dy अपॉन dx के बराबर हो जाएगा सिंपली, है ना। और बिंदु -2 3 का मतलब ये x और y का मान दे दिया, तो उसकी मदद से हम एक अचर पद निकाल लेंगे।
तो सवाल अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूँ ये आपको ये ध्यान नहीं होता ना स्पर्शरेखा की प्रवणता, आपने वो स्पर्शरेखा और अभिलंब 6.3 नहीं पढ़ी होती तो प्रॉब्लम आ जाती, बिल्कुल है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx बराबर 2x अपॉन वाई स्क्वायर। अब कैची गुणा कर लो तो यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 2x एंड dx। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x एंड dx। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y की पावर 3 अपॉन 3 बराबर 2 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो सिंपली यहां से हम कह सकते हैं y की पावर 3 बराबर, देखो भाई 2 से 2 काट दो और 3 का गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3c। ठीक है, सो इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब बिंदु आपको दिए थे 2 और -3। ठीक है, तो जब x बराबर 2, जब x बराबर 2 और y बराबर -3 है तो ठीक है, सो यहाँ से आप क्या करें y का मान -3, तो -3 की पावर 3 बराबर 3 एंड 2 की पावर 2 प्लस 3c। सो ये कितना मिल रहा है 27, माइनस का 27 बराबर 4 × 12 प्लस का 3c। ठीक है 3c। अच्छा ये 12 वहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 27 और 12 जुड़ जाएगा, चूंकि 12 है माइनस हो जाएगा तो 27 और 12 -39 कह रहे हैं आप, -39 बराबर 3c। तो यहाँ से c बराबर कितना कह रहे हैं -39/3, यानी c की वैल्यू हो गई 13 माइनस का 13। ठीक है ना, इतना ही होगा और तो कुछ होना नहीं था जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सिस्टम इतना y का मान -2 रख x बराबर -2 है ना, x का मान कितना रखना था ध्यान दें एक बार, हाँ x का मान -2 y का मान 3 रखना था। x का यहाँ गलती कर दी, x का मान -2 y का मान, x का मान जो रखना था वो -2 और y का मान 3 रखना था, अभी सही है। सो यहाँ पर +3 स्क्वायर करना है और ये +27 बना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर -2 का वर्ग, अच्छा -2 के वर्ग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -2 का वर्ग तो 4 हो गया, 4 × 3 12, अच्छा 27 में 12 घट जाएगा तो ये बचेगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाना है कुल मिलाकर 15/3 यानी c की वैल्यू आ गई 5। अभी बेहतर है। अब समीकरण नंबर 1 माना था तो यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो भाई समीकरण 1 क्या निकाल लिया आपने, y की पावर 3 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3c। ओके, सो y की पावर 3 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3 × 5 यानी y की पावर 3 बराबर हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 15। तो ये आंसर कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15 और इसकी पावर हुई 1/3। ठीक है, सो ये हो गया आंसर कुल मिलाकर। ठीक है ना, तो देखो भाई सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। देखो अगर वहीं पर मैं बात कर लूँ कि स्पर्श रेखा का आपको वो नहीं पता होता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, तो आप फंस गए थे। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी स्टूडेंट, देखो ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो हाई स्कूल में बहुत टॉप करता है, एकदम हाई स्कूल में ताबड़तोड़ नंबर। देखो आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो हाई स्कूल का सिलेबस है और जो 12th का आपका इंटर का सिलेबस है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कहाँ हाई स्कूल की चीज़ और कहाँ ये इंटर में आप 2-2 किताब पढ़ रहे हो। हाँ वो बात है कि 13 चैप्टर है, लेकिन 13 चैप्टर कम नहीं है, इस बात को समझिए, इस बात को आप समझते होंगे। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है कि सर मेरे 98 थे, मेरे 96 थे, मेरे 100 थे, 100 भी होंगे। आप अपने टाइम में हाई स्कूल में आपने क्लास टॉप किया होगा और मुझे बहुत दिक्कत आती जो ये कहता है कि मैंने अपना स्कूल टॉप किया। नहीं, इसका मतलब आप सिर्फ कुएं के मेढक बन के रह गए, ये मत करिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि कुएं का मेढक नहीं बनना है आपको। न कहीं मैं स्कूल में टॉप आया, ये तो मुझे सबसे बेकार लगता है।
ठीक है ना। मैं उसी पर एक कुछ कहना आपसे कहूंगा कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है मेरे भाई। बुलंदियों, जिस बुलंदी पे आप रुके हैं, जिस अचीवमेंट को आपने प्राप्त किया है, उस अचीवमेंट को बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। उस अचीवमेंट को बना रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमेशा याद रखो, जो हाई स्कूल में टॉप करने की बात करते हैं ये उनके लिए था खास तौर से, और जो नहीं टॉप किए हैं, जो अभी भी थोड़ा लगता है कि मामला गड़बड़ है, जिनकी नाव अभी भी डगमगा रही है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है भैया, संभल जाओ और जुट जाओ और कमर कस लो। देखो होता क्या है कि मन तो करता है कि हाँ अब मैं जुटूंगा, लेकिन फिर वो मन मानता नहीं है, वो मन ढिलिया जाता है। बस ये ढिलियाने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। लड़ाई लड़ना है, मुश्किलों में भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इस जहान को अगर पाना है तो लड़ना है, अपनी बुलंदियों को, अपनी हदों को पार करना है, इस बात को समझना है, और लड़ भिड़ के हर एक चीज़, हर एक मुकाम आपको प्राप्त करनी है, इस बात को समझना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर आपका 14 जो कह रहा है, उदाहरण नंबर 14 बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, किस तरीके से करना है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, कितने वर्षों में ₹1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। अब देखो बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पर आप सीधे कर दो dp/dt बराबर 5/100 इंटू पी। बहुत से अपने देखो यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी समझाने, आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन बात है आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं कि ये जो सिस्टम आपने किताब में भी देखा होगा ये दिया है, लेकिन ये सिस्टम आया कहाँ से। मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट को ये सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए समझना है आपको dp/dt यानी कि dy/dx क्या है। अगर dy/dx समझते हैं तो फिर ये dp/dt समझने में कोई समस्या नहीं होगी, पहली बात। तो दूसरी बात, आपने कहा कि हमने यहाँ पर ले लिया भाई, माना समय t और मूलधन p है, सबसे पहली बात। अब यहाँ आपको समझने वाली बात है, dy/dx मतलब क्या होता है। ये होता है कि y का x के सापेक्ष परिवर्तन, y परिवर्तित हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यही बात हुई। ठीक है, इसका आपको मतलब पता है। और ये चीज मैंने आपको बता रखी है चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 में जब स्टार्टिंग होती तब मैं सबसे पहले यही बताता हूँ, अवकलज दर मापक के रूप में जब मैं समझाता हूँ तो यही चीज समझाता हूँ। ठीक है, अब जरा समझो, जो रुपया वाला खेल है, ठीक है, ये खेला कैसे खेलता है बैंक में गए, अभी बैंक में जाते हैं, पैसा देते हैं तो आपको ब्याज भी मिलता है, यही सिस्टम है, आपको पता है ना। तो बैंक में गए, अब बैंक से आपको ब्याज मिला, इंटरेस्ट यानी ब्याज, और आपने उसमें मूलधन भी था, तो ये ब्याज और मूलधन मिलके जो होता है वो मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, मिश्र धन बन जाता है। लेकिन बात को समझिएगा, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, वो कब मिल रहा है, टी समय उपरांत, यानी एक जो पर्टिकुलर समय था वो व्यतीत हो गया तब तो आपको ब्याज मिलेगा, है ना। यानी समय के परिवर्तन, समय के बदलने से पी में परिवर्तन आ रहा है। अब बात समझ रहे होंगे, जब समय बदलता है तभी तो मूलधन में परिवर्तन आता है, तभी तो मूलधन में आपको ब्याज मिलता है। और वो ये कह रहा है कि जो 1000 रुपए की राशि है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, अब दुगनी कब होगी, समय जब बदलेगा। तो कितने समय में ये परिवर्तन आ जाता है, इसको आप समझिएगा। ठीक है, तो अब ये समझ पा रहे होंगे कि हम किसको परिवर्तित कर रहे हैं, P को परिवर्तित कर रहे हैं। किसके सापेक्ष परिवर्तित कर रहे हैं हम, T के सापेक्ष परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात, तो यहां पर कितना निकलना है, ये dp/dt होना, ये बात समझे होंगे। dp/dt बनेगा क्योंकि मूलधन का T के सापेक्ष अपन परिवर्तन कर रहे हैं, मूलधन है, समय के सापेक्ष परिवर्तित होगा, तभी तो वो 1000 रुपए जो है वो दुगनी हो जाएगी 2000 रुपए की, तभी तो होगी कि नहीं। ठीक है, अब ये dp/dt के लिए क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि P का 5%।
भाई समझिए, हमने यहाँ पर मूलधन हमने यहाँ पर मूलधन जो है वो P मान लिया, और ये किस हिसाब से परिवर्तित हो रहा है, एक निश्चित आपको वो चाहिए ना, पर्टिकुलर रेट, दर, कि भाई हाँ इतने समय में इस दर से ये जो रुपया है ये परिवर्तित होगा। तो आपको वो दिया है 5%, यानी कि P का 5%, जो मूलधन है वो इस 5% रेट से चेंज होगा, तभी आप कह रहे हैं कि dp अपॉन dt बराबर P का 5%। ठीक है, तो वो चीज़ उस तरीके से करनी थी। अब आप किताब में भी देखेंगे और बहुत से आपको कहेंगे dp अपॉन dt बराबर 5/100 गुणे P कर दो। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कैसे, कि माना समय t और मूलधन P है, तो जो मूलधन में परिवर्तन होगा dp अपॉन dt t के सापेक्ष, वो क्या हो रहा है, P का 5%। ठीक है, इस हिसाब से जो मूलधन है वो परिवर्तित हो रहा है। तो अब यहां से आप क्या कह सकते हैं कि dp अपॉन dt बराबर P का की जगह गुणा 5 और ये बटे परसेंट हटाते तो 100 आता है। तो आपको पता है dp अपॉन dt बराबर ये हो रहा है 5/20 P अपॉन 20, 5 से 100 को काटा 20 बार में। सो dp कैसे गुणा कर लो, तो dp अपॉन P बराबर 1/20 इंटू का dt। ठीक है, अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/P dp बराबर 1/20 बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन dt। ठीक है, सो 1/P का सिंपली आपको पता है ये हो जाएगा log P बराबर 1/20 इंटू का t, और एक अचर पद आपने ले लिया C1। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं भाई log P बराबर t अपॉन 20 प्लस C1। अच्छा, अगर log है तो अगर हम log का पक्षांतर करेंगे तो जो सिस्टम है वो e की पावर के रूप में चला जाएगा। किस रूप में चला जाएगा, e की पावर। तो e की पावर t अपॉन 20 प्लस C1 है ना, यानी आप कह रहे हैं p बराबर e की पावर t अपॉन 20। अच्छा, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ी हुई घातों को हम गुणे में कर सकते हैं, e की पावर t अपॉन 20 इंटू e की पावर C1। अच्छा, e की पावर C1 एक खुद में एक अचर पद रहेगा, तो यहाँ पर आपने कहा कि माना, यहाँ पर आपने कह लिया भाई माना e की पावर C1 बराबर कैपिटल C, एक अचर पद आपने कैपिटल C ले लिया। सो p बराबर हो गया e की पावर t अपॉन 20 इंटू का कैपिटल C। अब देखो भाई ये तो इतना सिस्टम बन गया। अब वो कह रहा था जो 1000 रुपए है वो दुगना हो जाता है कितने वर्षों में, तो माना t समय में रुपए पहले 1000 था, फिर दुगना होना है। ठीक है, तो एक बात समझो, पहले हम यहाँ पर समझने वाली है कि जो 1000 रुपए होगा, अब 1000 रुपए के लिए समय कितना है, समय 0 है। क्यों, कैसे, कि आप गए बैंक और आपने कहा कि 1000 रुपए का खाता खोल दो, तो अब 1000 जब आप लेकर गए बैंक के पास, तो समय कितना व्यतीत हुआ उस 1000 रुपए में, कोई भी समय व्यतीत नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी तुरंत आप दे रहे हैं ना, आपने जो 1000 रुपया दिया है वो तुरंत दिया है, यानी उस 1000 रुपए के लिए बैंक में कोई भी समय व्यतीत नहीं हुआ। तो 1000 रुपए में हम समय ले रहे हैं 0। फिर 1000 का दुगना होना है, तो वहां पर हमने रुपया ले लिया, p की वैल्यू ले ली 2000 और समय लिया t। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि जब p बराबर 1000 तो t बराबर 0 है। ठीक है, इतना कह दिया। तो यहां से कह रहे हैं आप 1000 बराबर e की पावर 0 अपॉन 20 इंटू सी, और e की पावर यहां से आप कह सकते हैं 1000 बराबर e की पावर 0 इंटू सी, यानी आप कह रहे हैं किसी की भी पावर 1 आएगा तो ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है जब जो मूलधन है वो दुगना हो गया 2000, तो t समय के आधार पर कितना हो जाएगा भाई, मूलधन हो गया 2000 बराबर e की पावर t अपॉन 20 और इंटू का c। ये सिस्टम यहाँ आता है ना, इसमें रखा। ठीक है, t की जगह t रहा और p की जगह 2000 हो गया, क्योंकि समय अब आपको यहाँ से निकालना, तो c की वैल्यू ये निकाली थी। ठीक है, ये c की वैल्यू निकाली, तो इस c की वैल्यू आपको रखना है 1000 रुपये यहाँ पर। सो 2000 बराबर e की पावर t अपॉन 20 इंटू 1000 का भाग दे देंगे, तो 2000 बटे 1000 बराबर
ई की पावर टी अपॉन 20। सो कितना मिल जाएगा 2 बराबर ई की पावर टी अपॉन 20। दोनों पक्षों में लॉग ले लो। सो लॉग 2 बराबर लॉग ई की पावर टी अपॉन 20। अच्छा, लॉग में अगर पावर के रूप में होता है तो क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, तो टी अपॉन 20 एंड लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। सो ये हो रहा है लॉग 2 बराबर टी अपॉन 20 इंटू 1। 20 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 20 लॉग 2 बराबर टी। यानी कितना समय लगा, जो लगने वाला समय था टी बराबर 20 लॉग 2, इस तरीके से। ठीक है, तो 20 लॉग 2 ये हो जाएगा फाइनल आंसर कुल मिलाकर। तो समझ गए बात। इस तरीके से उदाहरण नंबर 14 था, बढ़िया सवाल था, बढ़िया वाला। ठीक है, और मैंने शुरुआत पर भी आपको जोड़ दिया था कि यहाँ क्या सिस्टम आना है ये समझिए। ये डी अपॉन डी टी बराबर पी इंटू 5/100, ये सिस्टम कैसे बना ये समझाया मैंने कि डी अपॉन डी टी का मतलब हुआ कि जो आपका मूलधन है वो समय के साथ परिवर्तित होगा और रेट 5% यानी पी का 5% लेना है। इस तरीके से समझना है और अपने काम को बढ़िया तरीके से मेहनत करते हुए चलना है। सवाल समझ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत आती है तो सुन लेना मेरी बात, रिवर्स कर लेना। ठीक है, और क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये बात समझ लीजिए और एकदम मोटिवेट रहिए। अपने अंदर जुनून बनाए रखिए कि हाँ यार कुछ करके दिखाना है। इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी। इस तरीके से लड़ियल तरीके मतलब अरे यार कर लेंगे हो जाएगा, ये लड़ियल तरीका कह रहा था। एकदम बिल्कुल डरे हैं, ठीक है, ठंड लग रही है, नहीं ठंड लग रही है, लगने दो भाई। ठंड के लिए आप रजाई ओढ़िए, ठीक है, आप कुछ और इंतजाम करिए, जो इंतजाम आप कर सकते हो वो कीजिए, लेकिन काम कीजिए। ठंडी गर्मी बरसात कुछ मत देखिए, अब बस आपको मेहनत करनी है, जुट जाना है। क्योंकि मुश्किलों में भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जहान चाहिए तो लड़ो, मेहनत करो और करके दिखाओ। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।